सो हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज स्टार्ट करेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। इसे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए और 10 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में 10 तक ख़त्म किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, हाउ द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये पूछा है जो हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ऐसा ऐसा। हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ख़त्म होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। और शायद आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं भिलाई, VILLI, जिसे हम कहते हैं भिलाई। और ये जो भिलाई होता है बच्चों, यही भिलाई हमारे फूड को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ ए गोट एंड ए टाइगर व्हिच वन विल हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको एक गोट दिया है और एक टाइगर दिया है, दोनों में से किसका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होगा, टाइगर का या फिर गोट का। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों, गोट का स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दोनों में से गोट ही कार्बोहाइड्रेट खाता है, टाइगर तो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते। तो जिसके चलते टाइगर के पास इंटेस्टाइन बहुत ही छोटा होता है और गोट के पास इंटेस्टाइन बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग ए डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन फॉर आवर एनवायरनमेंट। अब ये क्वेश्चन में ओजोन का फंक्शन हमसे पूछा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो ओजोन का जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है और ये हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। सन का जो अल्ट्रावायलेट रे है ये उससे हमको बचाता है, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, और एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, और में भी एक क्वेश्चन है। गिव रीजन व्हाई ए फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल्स। कोई भी फूड चेन में 4 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते। तो चलिए समझते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे प्लांट है, प्लांट को ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया। तो यहाँ पे कितने टॉपिक लेवल हैं, 1 2 3 एंड 4। 10% लॉ के हिसाब से जब प्लांट से एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी ग्रास ऊपर के पास सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगा। ग्रास ऊपर से जब फ्रॉग में जाएगा एनर्जी, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी पास करेगा। फ्रॉग से स्नेक के बॉडी में जो एनर्जी जाएगी, यहाँ पे भी 10% एनर्जी ही पास करेगी। तो जिसके चलते आप देख सकते हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी कम होती जाएगी।
ठीक है। और ये जो फाइनल ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ पर एनर्जी की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एनर्जी वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो इसीलिए 4 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होता, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये जो क्वेश्चन दिया है आपका बहुत ही माने एकदम दिमागों वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा ध्यान से हम करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन तो आएगा ये 14 और 15 में। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। पैनक्रियाज का रोल पूछा है हमसे। पैनक्रियाज क्या काम करता है? देखो, पैनक्रियाज से हमको एंजाइम मिलते हैं। एक है ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लाइपेज का काम है फैट को डाइजेस्ट करना और अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। बात एकदम क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो असर्शन में आपको दिया है आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ए शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days। ये असर्शन में दिया है कि आपने आपके घर के वॉल में व्हाइट वॉश किया, मतलब रंग लगाया, और आपको 2-3 दिन के बाद एकदम सफ़ेद कलर आपको मिला। तो असर्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन पे चलते हैं। रीजन्स में दिया है कैल्शियम ऑक्साइड react with a carbon dioxide to form calcium hydrogen carbonate which gives shiny white finish। ये रीजन में दिया है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ब्रैकेट के अंदर 2, ये मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और देगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट कलर देता है आपको, ना कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका मतलब ये हो गया जो हमारा असर्शन था वो बिल्कुल सही था और हमारा जो रीजनिंग है ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसी हिसाब से जो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को आएंगे हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है असर्शन में, देखो, फूड चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। कोई भी फूड चेन है, मान लो प्लांट है, प्लांट को गोट खाता है और गोट को हम ह्यूमन खाते हैं। आपने प्लांट में पेस्टिसाइड यूज़ किया, वो पेस्टिसाइड गोट के बॉडी में गया और गोट से मैन के बॉडी में आया। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। असर्शन में बायो मैग्निफिकेशन के बारे में बात हो रही है, बायो
मैग्नीफिकेशन के बारे में बात हो रही है। तो आपकी जो असर्शन है बिल्कुल सही है। रीजन में देखेंगे, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वैरी। ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है जो फूड चेन का जो लेंथ है ये वैरी करता है। फूड चेन का जो लेंथ है बच्चों ये वैरी करता है। देखो फूड चेन का जो लेंथ है 2 से लेके मैक्सिमम 5 तक जाएगा, तो वैरी तो करता है, ठीक है, वैरी करता है। लेकिन असर्शन में हमें बायो मैग्निफिकेशन के बारे में दिया था, ठीक है, लेकिन रीजन में बायो मैग्निफिकेशन के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब असर्शन राइट है, रीजन भी राइट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है बच्चों, assertion is right, region also right, but region is not the correct explanation of assertion। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। ए जेनेटिसिस्ट क्रॉस्ड ए पी प्लांट having violet flower with a pea plant with a white flower. He got all violet flowers in first generation। तो कोई जेनेटिसिस्ट हैं जिन्होंने एक वायलेट कलर का प्लांट लिया और एक वाइट कलर का प्लांट लिया। तो वायलेट कलर के प्लांट में जो सेल होंगे जेनेटिक स्ट्रक्चर कैपिटल भी हो जाएगा और वाइट कलर का स्मॉल w और स्मॉल w हो जाएगा। जब ये दोनों वायलेट वाले जब गैमेट बनाएंगे तो एक गैमेट कैपिटल भी का, दूसरा गैमेट कैपिटल भी का, और ये जो वाइट कलर है ये जब गैमेट बनाएगा स्मॉल w और स्मॉल w, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखो अगर ये गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो आपको मिलेगा VW, या फिर ये अगर इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो भी आपको मिलेगा VW। अगर ये दूसरा वाला गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा आपको भी मिलेगा VW, या फिर यहाँ पे आपको भी मिलेगा VW। तो सारे केस पे आप देख सकते हो कि आपको जो एम्ब्रियो या फिर जाइगोट मिल रहा है, सारे जाइगोट्स में आपको कैपिटल भी आपको मिला। इसका मतलब जितने भी प्लांट्स होंगे सारे प्लांट्स का जो फ्लावर होगा वो वायलेट ही होगा। तो ये है इसका असर्शन। रीजन में आपको दिया है क्या? अब ये फिगर को ध्यान से देख लिया अगर तो मैं इसे मिटाता हूँ। रीजन में दिया है, रीजन में दिया है ये कि वाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो F1 जनरेशन पे हमको जो मिला VW और VW, ये हमारा F1 जनरेशन है। तो रीजन में दिया है कि F1 जनरेशन में हमको वाइट जीन, F1 जनरेशन में वाइट जीन पास नहीं करेगा। लेकिन आप यहीं पे साफ देख सकते हो कि सारे गैमेट में, सारे जाइगोट, गैमेट नहीं, सारे जाइगोट्स में वाइट जीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हमारा असर्शन बिल्कुल करेक्ट है और जो रीजन है बिल्कुल ही गलत। ठीक है, एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी किसी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज. This energy is available by the breaking down of simple carbohydrates, either by using oxygen or without oxygen. ये दिया है कि जितने भी सारे लिविंग सेल होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए या फिर वो खुद जीने के लिए अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है. जो एनर्जी वो ग्लूकोज को तोड़ के निकालते हैं. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे? आंसर नो हो जाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग में हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. ठीक है. ऑर्गन रेस्पिरेशन कहेंगे? नो, ऑर्गन रेस्पिरेट नहीं करते बच्चों. जो ऑर्गन है वो किससे बना है? सेल से बना है. और सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू. तो उसे हम कहेंगे टिश्यू रेस्पिरेशन. ऑर्गन रेस्पिरेशन नहीं होता, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए. तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया है. ग्राफ का ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस. दिस इज एक्स. वाई एक्सिस में आपको लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है. ठीक है बच्चों, आपको पूछ रहा है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज occurred in the athlete while running in the 400-meter race. Which of the following processes explains this event? ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा बॉडी में. तो लैक्टिक एसिड जब बनता है बॉडी में भाई, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में तो नहीं होता. फर्मेंटेशन तो ईस्ट के केस में होता है. अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यस, दैट इज द राइट आंसर. अनएरोबिक प्रोसेस में या फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपके बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड. सही है बच्चों. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. स्टडी द ग्राफ. यहाँ पे एक ग्राफ दिया है और आपको पूछ रहा है स्टडी द ग्राफ. ग्राफ को स्टडी करो. स्टडी द ग्राफ that represents the amount of energy supplied with respect to time while an athlete is running at full speed. कोई एथलीट है जो फुल स्पीड में दौड़ रहा है. तो ये ग्राफ को आप ध्यान से पढ़ो. तो यहाँ पे जो प्लॉट ए देख रहे हो वो भी एक ग्राफ है. तो प्लॉट ए में आप देख सकते हो साफ तरीके से, ये जो प्लॉट है पहले ऊपर उठा और उसके बाद एकदम पैरेलल चला गया. और प्लॉट बी में ये पहले ऊपर उठा और फिर सीधा नीचे आया. तो प्लॉट ए का ग्राफ आपको ये कहता है कि वो है एरोबिक रेस्पिरेशन. प्लॉट ए का जो ग्राफ है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन है. क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, 38 एटीपी एनर्जी बनते हैं. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों हमें 38 एटीपी मिलता है, जो कि एकदम 38 एटीपी एकदम पैरेलल जाता है. क्योंकि यहाँ पर एटीपी की नंबर कम नहीं होती या फिर ज़्यादा नहीं होती. ठीक है, और उसके बाद जो प्लॉट बी का जो ग्राफ है ये अनएरोबिक होता है. क्योंकि अनएरोबिक में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं और ज़्यादा अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है. लैक्टिक एसिड
जिससे हमें क्या होता है, जिससे हमें मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, दर्द होने लगता है हमारा मसल्स। ठीक है, तो ये जो बी का जो ग्राफ है ये दर्शाता है आपके अनएरोबिक रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्लॉट ए एरोबिक हो जाएगा, प्लॉट बी अनएरोबिक हो जाएगा, एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई होता है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी तो एनर्जी कम होती है। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस ऑब्जर्व इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो कौन सा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, इनमें से कौन से प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। देखो, पहला ऑप्शन दिया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, एकदम करेक्ट। रिलीज ऑफ एनर्जी, वो भी सही। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, वो भी सही। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 यहाँ सी पे है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? तो चलिए आगे के सवाल को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया है स्टडी द टेबल बिलो एंड आंसर द इनकरेक्ट। ये टेबल को आप ध्यान से पढ़ो, ये टेबल को ध्यान से पढ़ो और आंसर दो जो कौन सा रो इस पे गलत है। तो पहला रो में ये दिया है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बेटा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है अनएरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऐसा करके दिया है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। तो इसका मतलब जो ये पहला रो है ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट सवाल हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तो फिलहाल ध्यान से पढ़ाई कीजिए और मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।